आप बन सकें। फाइनली जर्नी स्टार्ट होने लगी है। हमारा एफआर की क्लास तो 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसमें ये था कि भाई चलो 2 दिन लाइव चलती रहेगी। लेकिन मैंने फरमाइश की थी कि जी कुछ सब्जेक्ट जो है वो इस पे जिस दिन पहली फिजिकल क्लास हो उस दिन शिफ्ट कर देने चाहिए, ताकि जो है वो पहले दिन तो बड़ा मोटिवेशन वाला होता है। अब वो ऑनलाइन पता नहीं आप लोगों को लाइव मोटिवेशन मिल पाती या नहीं मिल पाती, तो इसलिए जो है वो फिर 2 दिन बाद स्टार्ट की। तो अभी इधर भी साइकिल उसी तरह से चलेगा जैसे एफएआर में चला था, कि पहले 1-2 दिन तक बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता ये यकीन करना चाह रहे थे कि क्लासें वाकई शुरू हो गई हैं। तो अब इसी तरह से आज कुछ लोग सोच के आए होंगे, अच्छा आज पहले दिन जाना है, चलो जाके देख लेते हैं। तो अभी कल परसों तक आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हमारी क्लास की रौनक मज़ीद बहाल होती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को, आप में से मेजॉरिटी को कैफ़ में वेलकम। आप में से शायद बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं होंगे जो कि अभी इस वक़्त कैफ़ के दरमियान ऑलरेडी थे। आप में से जितने लोग पीआरसी के बाद आए हैं, अगर वो हैंड रेज़ कर लें। ठीक है, तो तकरीबन 60-70% जो है वो हैंड रेज़ हुए। तो एक बात समझ आ गई कि आप में से ज़्यादातर जो है वो कैफ़ में बिगिनर हैं। और जो कैफ़ में पहले से चल रहे हैं, अगर वो भी ऐसी कोई अच्छी-अच्छी नसीहतें सुन लेंगे तो शायद उनको भी कोई ज़्यादा दुःख नहीं होगा। तो बहरहाल 4 पेपर तो यूँ उठा के बैठे हुए आप जज़्बाती होके। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। हाँ, अगर किसी ने 2-3 महीने पढ़ा पीआरसी, 3 पेपर दिए और तीनों ठक करके पास भी कर लिए, इसका मतलब है उस बच्चे के अंदर एक जज़्बाती स्टूडेंट की रूह है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने पीआरसी 1-2 अटेम्प्ट्स लगा के किया, 6-5 महीने पे स्प्रेड करके किया, तो फिर शायद आप ओवर जज़्बाती हो रहे हो 4 पेपर इकट्ठे उठाने के बारे में। आपसे पीछे कुछ लोग ऐसे करते थे, जब पुरानी स्कीम होती थी तो उस वक़्त बी लॉ ज़रा थोड़ा छोटा पेपर होता था, तो चल जाता था काम। अब ये लॉ भी डबल पेपर हुआ हुआ है और रिपोर्टिंग भी बड़ा पेपर है, 2 दरमियाने साइज़ के पेपर हैं, तो 4 पेपर इकट्ठे उठाना उस सेशन में जो कि 5.5 महीने का है इंक्लूसिव ऑफ ईद, 9-10 मुहर्रम, तो इसलिए शायद 4 पेपर बहुत रिकमेंडेड नहीं है। स्टूडेंट्स अपने तरीके से प्लान कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे एक स्टूडेंट हैं तो आप ये तजुर्बा कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये देखा गया है कि 3 पेपर्स के साथ पास रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। बट आपके 4 पेपर के डिसीजन का मैं एहतराम ज़रूर करूँगा अगर आप एक अच्छे हार्ड वर्किंग और तेज़ स्टूडेंट हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आप 4 पेपर उठा के देते हैं और खुदा ना ख़ास्ता आप सही से फ़ोकस ना कर पाएँ तो वो चारों चले जाते हैं। उससे बेहतर होता है कि बंदे ने 3 पेपर दिए हों और तीनों के तीनों पास हुए हों। तो एक दफ़ा रीअसेस ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने किसी के प्रेशर में, कई दफ़ा फ्रंट ऑफिस वाले ना जज़्बाती कर देते हैं, वो कहते हैं वो 4 पेपर तो आई के 5 की इजाज़त दे दे तो आप 5 भी दे सकते हैं। तो उस तरह से जज़्बाती नहीं होना। हो सकता है उन्होंने आपको कहा हो कि सीए फाइनल में तो एक बच्चे ने 6 पेपर दे के भी निकाले हैं, लेकिन वो एक बच्चा था पूरे पाकिस्तान में और उसकी पीछे क्या हिस्ट्री चली आ रही थी वो लोगों को नहीं पता था। वो एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था, वो फर्स्ट अटेम्प्टर वो स्टूडेंट था। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरी अज़म्पशन ये है कि आप 4 पेपर नहीं उठा के बैठे हुए, आप लोग 3 पेपर उठा के बैठे हुए हैं, उम्मीद है। 4 पेपर वाले अगर उन्हें लगता है वो कर सकते हैं तो ठीक है, वो करते रहें, लेकिन शायद 1 डेढ़ महीने बाद रीअसेस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा परेशानी है, तो अच्छे टाइम पे 4 से 3 पे शिफ्ट हो जाइएगा ताकि आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ा सकें। हम जिस पेपर में आए हैं, इसका नाम है बिज़नेस लॉ डायनामिक्स। इत्तफ़ाक़न कुछ ऐसा है कि आप जिस सब्जेक्ट में हैं, वहाँ पे बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं। हमें हर दफ़ा बड़े अच्छे-अच्छे बच्चे मिलते रहे हैं। यानी पिछले 3 साल में अल्लाह का शुक्र है इसमें 5 मेरिट सर्टिफिकेट हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं। आईकेप ने अब मेरिट सर्टिफिकेट्स बढ़ा दिए हैं। इस सेशन से हर सब्जेक्ट में 5 मेरिट सर्टिफिकेट आया करेंगे। लेकिन जब सिर्फ एक मेरिट सर्टिफिकेट होता है पूरे पाकिस्तान में, तो वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अल्लाह का शुक्र है पिछले 3 साल में बीएलडी की तो अभी तक एक अटेम्प्ट हुई है, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बीएलडी जिन 2 सब्जेक्ट से मिलके बना है, विच इज़ बिज़नेस लॉ एंड कंपनी लॉ, तो पिछले 3 साल में बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ में मिला के 5 बच्चों के मेरिट सर्टिफिकेट आए हैं हमारे लॉ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगेन मैं आपको ये कह रहा था कि हमें बड़े अच्छे बच्चे मिलते रहे हैं। टीचर अपने तौर पे एफर्ट करता है, लेकिन टीचर तो सारे स्टूडेंट्स पे करता है। तो अल्लाह की तरफ से एक बड़ा करम रहा है कि हमारे ये 3 ईयर्स में 5 मेरिट सर्टिफिकेट हैं, लेकिन शायद ये बड़ी बात नहीं है। जो कमाल बात है वो ये है, जिसमें मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये क्या हो गया। बीएलडी की तो अभी अटेम्प्ट हुई, उसका रिजल्ट नहीं आया। इमीडिएट पहले बी लॉ अलग होता था, सी लॉ अलग था। बी लॉ में भी हमारे स्टूडेंट ने
टॉप किया पाकिस्तान में, और सीलो में भी हमारे स्टूडेंट ने पाकिस्तान में टॉप किया। तो आप हादसाती तौर पे एक ऐसी क्लास में आए हुए हैं जो बिल्कुल रीसेंट मोस्ट रिजल्ट आया है, तो उसमें जो 50-50 नंबर के दोनों पोर्शन हैं, इनके फुल पेपर में भी हमारे स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट्स लिए थे। तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये ऐसी अचीवमेंट है कि वो पहले दिन इसको सामने सजा के वो कर देते हैं, उसके बाद हम ज़रा ज़्यादा इस पे जोशो खरोश नहीं दिखाते। इसका मकसद शायद अपनी बड़ाई करने के बजाय आपको मोटिवेट करना है कि यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर आपने साथ दिया, भई मैं वही इंसान हूँ, जब इस बच्चे का मेरिट आया था तो भी मैंने वैसे ही पढ़ाया था और इधर भी ऐसा पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से अचानक से कोई नया जिन निकल आया था। तो उसी क्लास में बच्चे फेल भी हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये क्लासेस, ये माहौल, ये सारा सिस्टम इतना कैपेबल है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो मेरिट तक पहुँच सकता है। और अल्लाह का शुक्र है ये इतनी कम अटेम्प्ट्स में इतने ज़्यादा, ये अल्लाह का शुक्र है कि एक रिकॉर्ड ही है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर चाहें तो आप इसमें हो सकते हैं, और आप लोग तो उस टाइम पे आए हैं जब आपको पूरे पाकिस्तान में उतनी मेहनत नहीं करनी कि नंबर 1 पे आना है। टॉप 5 में से किसी एक भी पोज़ीशन पे आ गए तो मेरिट सर्टिफ़िकेट आ जाता है। और अगेन मेरिट सर्टिफ़िकेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये होते हैं कि सबसे पहले तो जिस कॉलेज से मेरिट सर्टिफ़िकेट आता है वो नॉर्मली आपकी क्लासेस और आपकी बाकी आगे के मामलात फ्री कर देते हैं। फिर उसके अलावा आप जब आगे की अपनी जर्नी में निकलते हैं तो आपकी सीवी पे भी एक ज़रा बेहतर इम्पैक्ट होता है कि हाँ भाई, स्टूडेंट ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा किसी ना किसी सब्जेक्ट में पूरे पाकिस्तान के टॉप 5 स्टूडेंट्स में था। अभी तक तो टॉप 1 होता था, लेकिन अब से जो रिजल्ट आएँगे उसमें 5-5 मेरिट सर्टिफिकेट पर सब्जेक्ट होंगे। तो यू हैव द अपॉर्च्युनिटी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल कहीं से भी एफर्ट कम ना करूँ जो मैंने उन तमाम सेशंस में की है। आपने कोशिश करनी है कि आप भी अगली दफ़ा इन सितारों में से किसी एक सितारे के तौर पे जो है ना वो यहाँ नज़र आ रहे हो। तो मैं अगली दफ़ा यहाँ आऊँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी 7 मेरिट सर्टिफ़िकेट या 8 मेरिट सर्टिफ़िकेट, क्योंकि अब हमारे पास 5 टोटल मेरिट सर्टिफ़िकेट्स हैं, तो हो सकता है उसमें से 2-3 इस क्लास के स्टूडेंट्स के आ जाएँ, तो ये सितारे लगे हुए हों। लास्ट टाइम मैंने बच्चों के साथ एक मोमेंट शेयर किया, पिछले सेशन इसी तरह से डे 1 पे ओरिएंटेशन हुई तो यहाँ लिखा हुआ था 3 मेरिट सर्टिफ़िकेट 3 ईयर्स या 2.5 ईयर्स। तो मैंने उन बच्चों से कहा, मैंने कहा कितना मज़ा आए कि मैं अगली दफ़ा जब ये स्लाइड इसी कमरे में ओपन करूँ तो यहाँ लिखा हुआ हो 5 मेरिट सर्टिफ़िकेट्स। और अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई वो कबूलियत की घड़ी थी कि वो एक सब्जेक्ट में तो एक ही मेरिट आता है ना, चूँकि वो सब्जेक्ट अलग-अलग थे, दोनों में मेरिट आ गए, यानी कि ऑटम 2025 जो आखिरी हमारे पास रिज़ल्ट आया हुआ है, स्प्रिंग का तो अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसमें बी-लॉ, सी-लॉ दोनों बच्चों का मेरिट आने की वजह से अब आज मैं प्री रिज़ल्ट की क्लास में इस स्लाइड के साथ हूँ जिसमें यहाँ पे 5 है। तो मैं फिर उसी तरह की दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि जब अगली दफ़ा अगले सेशन में ये वाली स्लाइड यहाँ पे हो, तो ये 5 में कोई 2 या 3 कम से कम सितारे और ऐड हुए हों। तो क्या आप साथ देंगे? इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं बिल्कुल कोई कमी ना करूँ सारे उसमें जो हम कर रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप भी कमी ना करें। अब मैं कमी ना करूँ इसका क्या मतलब है? मैं आपको 2 ढाई घंटे पढ़ाऊँगा? नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। जेनुइनली मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। और ख़ास तौर पे अकाउंटिंग की लंबी-चौड़ी क्लास के बाद जो है ना, आपको थोड़ी-सी जन्नत-जन्नत वाली फ़ीलिंग आएगी। आप कहेंगे हाँ, ठीक है, साँस लेने का मौका मिला। अब जो है ना, चूँकि अकाउंटिंग तो आपका पहला पहला प्यार होता है। अब ये ना कहिएगा नहीं, नहीं सर वो हमने इकोनॉमिक्स और बिज़नेस पे बड़ा टाइम लगाया था, हमने इंट्रो टू अकाउंटिंग पे तो टाइम ही नहीं लगाया था। पीआरसी से ही ना आप लोग पक्के हुए हुए होते हैं कि पढ़ना तो सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स को है। तो हम थ्योरी वाले ना बेचारे बड़ा उदास-उदास रहते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा यार, हम आपको 2 घंटे नहीं पढ़ाएँगे, हम 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ाएँगे, हम सवा घंटा पढ़ा लेंगे, बस सवा घंटा हमारी क्लास में बैठ जाना। तो किसी भी दिन आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं जज़्बाती हो जाऊँ कि नहीं मेरिट सर्टिफ़िकेट चाहिए तो हमने 6-6 घंटे पढ़ना है और मैं आपको डेली का बहुत ज़्यादा होमवर्क दूँ। एक इंतहाई मुनासिब से लोड के साथ चल रहे होंगे। जिस दिन आपको घर जाके 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगे, आपने मुझे अगले दिन कहना है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं इंशाल्लाह किसी भी दिन आपको घर से 1 घंटे से ऊपर का काम नहीं दूँगा, सिवाय वीकेंड के। वीकेंड पे फ्राइडे वाला दिन आपके लिए थोड़ा-सा टफ हुआ करेगा, चूँकि सैटरडे पे आप टेस्ट देना चाहेंगे। अभी चूँकि हमारा वीक ही शुरू तीसरे दिन से हुआ है, तो इस हफ्ते मैं एकदम से आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। वो नहीं होता मौलफ़ातुल कुलूब, शायद आपने कभी अपनी पढ़ाई में पढ़ा हो, ज़कात के सार्फीन में से कुछ मौलफ़ातुल कुलूब भी होते हैं, जिनके दिल जोड़े गए हों, जो ताज़ा-ताज़ा मुसलमान हुए होते हैं। मौलफ़ातुल कुलूब जो होते हैं उनको पहले दिन तहज्जुद पढ़ने के लिए नहीं उठा दिया जाता। या आते साथ ही उन्हें ये नहीं कहते तुमने फजर की नमाज़ भी पढ़नी है। और अगर रोज़े चल रहे हो तो पहले दिन से उनसे रोज़े नहीं रखवाते। उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनके ऊपर चीज़ें लेके आते रहते हैं ताकि वो आते साथ ही बहुत मुश्किल ना समझें। तो आप लोग हैं मौलफ़ातुल कुलूब, तो कोशिश ये करेंगे कि आपको आते साथ एकदम से पैनिक ना कर दें कि अभी 2-3 दिन गुज़रे और मैं कहूँ लो जी टेस्ट आ गया, अब लुट मचा देंगे, आग लगा देंगे। इस हफ्ते हम थोड़ा-सा
थोड़ा सा स्लाइटली रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम फिर टेस्ट वाली रूटीन शुरू कर देंगे। तो क्या हम आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं? डे 1 को हम कहते हैं ये ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन जिसके लिए मैं इसको फिजिकली करना चाह रहा था, अदरवाइज हम 2 दिन पहले से ऑनलाइन या लाइव शुरू कर लेते। उसका मकसद ये है कि आज हमने एक ओवरऑल बीएलडी का रोड मैप समझना है। इसमें क्या इश्यूज हैं, इस पेपर के साथ हिस्ट्री में अभी तक क्या होता आया है और क्यों इस पेपर का एक खौफ है, इस पेपर का पैटर्न समझेंगे, सिलेबस आउटलाइन को देखेंगे, बुक्स पे बात करेंगे, टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि जो बिगिनर हैं उनको क्या एहतियात करनी होगी सीए में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? घबराए तो नहीं बैठे? क्या आप मोटिवेटेड हैं? ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, परेशान नहीं होना, मुनासिब पढ़ना है, लेकिन पढ़ना डेली है। यहाँ से मैं अगली स्लाइड स्टार्ट करूंगा, विच इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर बिगनर्स। जब लोग पीआरसी से कैफ में आते हैं तो हर टीचर इस चक्कर में होता है कि अपना सिलेबस जल्दी 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 कवर करवाए। मैं एक ऑप्शन ज़रूर लेना चाहता हूँ इसमें कि मैं बीच में उन लोगों से रुक के थोड़ी सी बातें करूँ और थोड़ा सा उन्हें बताऊँ कि क्या क्या छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, क्योंकि पेपर तो आप लोगों ने पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह पास करते चले जाना है, लेकिन छोटी छोटी सी बातें जो आपको लाइफ में काम आ सकती हैं। तो मैं थोड़ा अपने तौर पे, एक मेरा मेंटोर रोल भी है। मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ या क्वालिफाइड हूँ पिछले 18-19 साल से। मैं स्टूडेंट्स के साथ मेल पे कनेक्टेड होता हूँ, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होता हूँ, और अगेन आप में से शायद कुछ लोगों को कुछ रील्स के दरमियान मेरी अचानक से कोई जो है ना वो इमोशनल सी स्पीच भी नज़र आ गई हो, तो वो मैं क्लासों में ज़रा कुछ अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़े थोड़े से अपना स्किल सेट या अपने आप को इम्प्रूव करना है, रादर देन कि आप यहाँ से पढ़ के जाएँ और उसके बाद आप जो है वो बस एक पढ़ाकू इंसान हो और उसके अलावा आपको कुछ ना आता हो। तो छोटी-छोटी सी बातें करूँगा। पहले दिन कुछ बातें करना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ की तायीद करेंगे, और जो पहले दिन सुन रहे हैं इस बात को, आपने थोड़ा-सा ध्यान से सुनना है। सीए में एक टोटका बहुत अहम है, टीचर को फ़ॉलो करना। आपको बहुत ही जज़्बाती और बहुत अच्छे टीचर मिल चुके हुए हैं। जो भी टीचर जिस भी स्कूल जिस भी कॉलेज में जॉब करता है, जैसे ही गवर्नमेंट कहती है छुट्टियां 15 दिन के लिए ऑफ, 10 दिन के लिए ऑफ, वो फौरन से यप्पी का नारा लगाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो अपने बच्चों के साथ मरी घूमने चले जाते हैं, या और ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है जान छूटी। यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी 28 चैप्टर की किताब में से उन्होंने 4 या 5 चैप्टर कराने होते हैं, उसी में से पेपर लेना होता है, और जिन बच्चों से अच्छा ताल्लुक होता है उनको पास भी कर देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स के टीचर्स का भी आपको हालात पता है। सीए में वो लोग हैं जो कि एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी छोड़ के यहाँ आए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 19 साल का तजर्बा है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक सीनियर एफसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसमें ऑब्वियसली मैं अगर इस वक्त मार्केट में जॉब कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छी सैलरी बड़े कम लोड के साथ ले सकता हूँ। तो अगर मैं टीचिंग में आया हूँ तो शायद उसके पीछे कुछ और नीयत है। शायद मुझे समझ ये आया है कि मुझे ये काम अच्छा आता है और मैंने ये काम अच्छे तरीके से करना है, और ये जो आने वाली नस्ल है इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करनी है। ऑप्शन वन हम सब लोगों के पास ये होता है कि हम जाएं किसी दूसरे मुल्क में जाएं और बहैसियत आतिफ आबदी, बहैसियत सिंगल पर्सन, बहैसियत जवाद महमूद हम अमीर आदमी बन जाएं। बट हम एक ऑप्शन को चूज करते हैं कि अमीर आदमी बन के भी मर तो हमने फिर भी जाना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे फ़ायदा हमारी सिर्फ नियर फैमिली को होगा। तो वाई नॉट कि हम अपने साथ हज़ारों लोगों को अमीर करें। तो टीचिंग में आए हुए यहाँ पे ज़्यादातर वो टीचर्स जो फुल टाइम टीचिंग करते हैं वो बड़े जुनूनी जज्बाती किस्म के लोग होते हैं। उन्होंने ये तय कर लिया होता है कि हमने इन बच्चों को किसी ना किसी मंजिल पे पहुंचाना है। तो अभी क्या होगा, जब पब्लिक हॉलीडे आ रही होगी तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा इस पे तो ऑफ होता है, तो पता लगेगा जवाब साहब कहेंगे कौन सा ऑफ, जिन्होंने ने सीए करना उन्होंने केड़ियां ईदा ते केड़ियां शबराता, तो वो छुट्टी वाले दिन भी पढ़ा रहे होंगे। आप में से कोई लेट हो तो हो, आपके टीचर लेट नहीं होंगे। आप में से कोई छुट्टी करे, टीचर शायद आपको छुट्टी ना करे, अनलेस उसे 104 से ऊपर बुखार हुआ हो, तब जाके बेचारा टीचर छुट्टी के बारे में सोचे। तो यहाँ पे सारे टीचर्स जिनसे आप पढ़ रहे होंगे ना, आपको एक अलग एनर्जी नजर आ रही होगी। तो सीए के अंदर सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने टीचर को जरूर सुने। वो टीचर इतने साल से इतने सारे सेशंस में हजारों बच्चों को इतनी दफा एडवाइस दे चुका है, उसने अपने सामने इतने सारे बच्चों को देखा है, उसे पता है कि कौन सी आदतें अच्छी हैं, उसे पता है कौन सी आदतें बुरी हैं। वो आपको पहले दिन से बताता है कि मेरे सब्जेक्ट को यूं लेके चलो, मेरे सब्जेक्ट को यूं लेके चलो। तो रूल नंबर 1, आपके टीचर ने अगर कहा है भाई इसको ऐसे करो, तो फिर अपने हॉस्टल में रूममेट से नहीं पूछना कि यार तुम बताओ मैंने कैसे पढ़ना है।
तो वो कई दफ़ा मतलब जो है वो एक बच्चे ने 1-2 सेशन पीछे कहा कि सर वो आपने कहा था कि लॉ को ऐसे पढ़ना है कि थोड़ा-सा लिख लिया करो। सर वो असल में मेरा रूममेट कह रहा था कि यार लिखने से कुछ नहीं होता, बस इसको तुम रट्टा मारा करो। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या वो एक एफसीए है जिसके पास 19 साल का तजुर्बा है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अगर वो एफसीए भी हो और उसके पास 19 साल का नौकरी का तजुर्बा भी हो तो फिर मैं टीचर हूँ, मेरी बात फिर भी मुकद्दम होनी चाहिए थी। तो तुम कह रहे हो एफसीए नहीं है, अच्छा फिर क्या तजुर्बा 10 साल का है? उसने कहा सर वो भी नहीं है। मैं कहा कितने साल का तजुर्बा है? कहता नहीं सर अभी तो वो स्टूडेंट है। मैं कहा फिर सीए भी नहीं हुआ हुआ? कहता नहीं। मैं कहा अच्छा कितना पढ़ा लिखा है? सीए फाइनल में पहुंचा हुआ होगा। उसने कहा सर वो मेरे से 6 महीने सीनियर है। तो मैंने कहा यार तुमने बेइज्जती की है मेरी कि एक एफसीए है, 19 साल से वो टीचिंग में है, वो तुम्हें एक अप्रोच बता रहा है एक सब्जेक्ट को पढ़ने की और तुम उसके इंतहाई इक्वल कंपैरिजन कर रहे हो अपने 6 महीने के तजुर्बे वाले रूममेट के मशवरे से, और आगे पे उसको कह रहे हो कि सर उसने ज़्यादा प्यारा मशवरा दिया, उसकी बात मान लो। तो मैंने कहा उसकी ज़रूर मानो, फिर 6 महीने बाद तुम भी किसी और को मशवरा दे रहे होगे। तो हुआ ये कि रिजल्ट आने पे उस बच्चे ने फिर आके बताया कि सर उसका भी नहीं पास हुआ। वो बच्चा जिसने मशवरा दिया था अगली दफ़ा पोस्ट रिजल्ट में मेरी क्लास में बैठा हुआ था और उसे समझ आ गई थी कि यार टीचर की सुननी होती है और किसी की नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लाज़मी सुने, लेकिन जब भी आप किसी भी टीचर से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टीचर उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानता है और उसके सामने हज़ारों बच्चे वो उस सब्जेक्ट से गुज़रे हैं। आपने टीचर की बात सबसे पहले लाज़मी सुननी है। तो रूल नंबर 1 है, जिस सब्जेक्ट के टीचर मत मेरे से मत पूछें सर एफआईआर को कैसे करें, जो जवाब साहब बताएँगे वो बिल्कुल सही बताएँगे। हो सकता है मुझे इख्तलाफ हो सकता है मैं नहीं चाहता हूँगा कि लोग डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे तक लिखते रहें, लेकिन उनके सब्जेक्ट की वो नेचर है, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है। हाँ, तो मेरे सब्जेक्ट में मेरे से पूछें, फिर टेक्स्ट वाले सर से नहीं पूछना कि सर लॉ को कैसे तैयार करें। तो जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी जो गाइडेंस है आपने उसको फॉलो करना है। नंबर 2, एक अजीब सा जुमला है, जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। फ़र्ज़ करें आपने 2 दिन नहीं पढ़ा, अगले 3-4 दिन आप 6-6 घंटे भी पढ़ेंगे आपसे कवर नहीं होगा। लेकिन आपने डेली के 2-3 घंटे पढ़ लिया होगा, तो शायद आपको 6-6, 8-8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज से लेके सीए फाइनल के एंड होने तक, अगर एक बच्चा फ़ोकस से पढ़ रहा है, तो 3 से 4 घंटे अदर देन क्लासेस बस आपने मैक्सिमम पढ़ना होता है। शायद आपने सुना हो कि सीए तो 8 घंटे पढ़ के भी नहीं होता, 10 घंटे पढ़ के भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उस 8-10 घंटे में साथ मोबाइल भी पड़ा हुआ होता है। उस पे अक्सर नोटिफ़िकेशंस आ जाती हैं। और नोटिफिकेशन का मैसेज देखते हैं तो अचानक से बंदा सोचता है चलो फेसबुक या इंस्टा को भी चेक कर लूँ कोई नई बात ना आई हुई हो। वहाँ जाते हैं तो अचानक से कोई बड़ी मज़ेदार सी रील आ जाती है, आपके इंटरेस्ट वाली होती है। आप उस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप जब दोबारा से टाइम देखते हैं तो ढाई घंटे गुज़र चुके होते हैं। और फिर आप अपने दोस्तों को बताते हैं यार मैं 10 घंटे से किताब लेके बैठा हुआ हूँ, सीए में तो बड़ा पढ़ना होता है। ये फ़ोन जब साइड पे पड़ा हुआ होगा ना, 3 से 4 घंटे में आपकी बस हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले एफएआर में आप बैठे-बैठे बार-बार घड़ी देख रहे थे। यार इतनी बरकत है टाइम में, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक, अब मैंने आपको इस कमरे में आके नहीं देखा, लेकिन आपके चेहरों पे मुस्कुराहट से समझ आ रहा है कि आप वाक़ई उस फ़ेज़ से गुज़रे, क्योंकि असल ज़िंदगी में बहुत बरकत है और ये जो मोबाइल के अंदर की ज़िंदगी है ना, इसमें बरकत बहुत ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं हरगिज़ ये नहीं मानता कि आप लोग मोबाइल उठा के फेंक दें दरिया में। आप ज़रूर मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल के बगैर गुज़ारा ही नहीं है। आप लोगों के लिए मोबाइल ऐसे ही है जैसे हमारे लिए एक ज़माने में घड़ी होती थी या किताबें होती थीं या शायद लैपटॉप वगैरह होता था। तो आपकी मोबाइल से दोस्ती ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने घर जाके कोई से 3-4 घंटे अदर देन मोबाइल किताबों को दे दिए, तो वो 3-4 घंटे 10 घंटे के बराबर फ़ील होंगे क्योंकि आपके वक़्त में बरकत है। आप मेरे ज़माने का बंदा 2 घंटे में जितना पढ़ता था, आप 1 घंटे में उतना पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे ज़माने का बंदा 9 घंटे की एपिसोड वाली सीरीज़ को डॉक्यूमेंट्री कहता था और आप 16 मिनट की वीडियो पूरी नहीं देख सकते। जो वीडियो जैसी 4 मिनट से ऊपर हुई आप कहेंगे ओए! इतनी बड़ी वीडियो, इतनी देर में तो मैं पता नहीं ब वो एहराम मिस्र के बारे में पता नहीं क्या-क्या जान लूँ, चाइना वाले जो है ना ऊँची बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्योंकि रील्स में तो सब कुछ ही मिल रहा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप था टीचर्स को फॉलो करना है। दूसरा है डेली पढ़ना है और डेली कितना पढ़ना है 3 से 4 घंटे। आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं मोबाइल समेत पढ़ना शुरू कर दें, 10 घंटे भी कम है। लेकिन क्या मोबाइल के बगैर पढ़ाई हो सकती है?
बहुत मुश्किल है। क्यों? कोई ज़रूरी कॉल आनी होती होगी, बिजनेसेस मुतासर हो जाते होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ इस कमरे में जितने लोग हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा शायद सीनियर पोजीशन में मैं हूँ, तो शायद सबसे ज़्यादा मेरे लिए फ़ोन अटेंड करना कारोबारी तौर पे ज़रूरी होता होगा। मेरा फ़ोन यहाँ रोस्टर में पड़ा होगा और इंतहाई साइलेंट होगा, वाइब्रेट भी नहीं करेगा। और सिर्फ आपकी क्लास में नहीं, मैं आज के दिन में तकरीबन पौने 4 घंटे की कैफ़ की नहीं, 4.5 घंटे की कैफ़ की क्लासें और 4 घंटे की फाइनल की क्लासें। तो आज 8.5 घंटे तो कम से कम ऐसे होऊँगा कि मैंने मोबाइल की शक्ल भी नहीं देखी होगी और जी रहा हूँ। सर आप तो पुराने ज़माने के आदमी हैं ना, आपके ज़माने में तो मोबाइल होते ही नहीं थे। जैसे मेरी बच्ची मानती है कि शायद मैं पत्थर के ज़माने का हूँ, तो उसने कहा कि आप तो पत्थरों को रगड़ के आग लगाते होंगे, तो उसको यही लगता है कि शायद ये तो बहुत ही पुराने दौर के लोग हैं। तो हमारे ज़माने में मोबाइल्स भी थे, हमारे भी ज़माने में उसी तरह से डिस्ट्रैक्शन थी और अगेन आज आपसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। भई आपको एक रील नज़र आई है, एक नया मोबाइल ज़बरदस्त सी वीडियो, आपने कहा कभी पैसे हुए खरीद लूँगा, मैं तो खरीद भी सकता हूँ, तो मैं तो ज़्यादा मुश्किल में हूँ। लेकिन मुझे ये समझ आ गया है कि मेरा मेन काम है कि मैं जब क्लास में हूँ, तो मैंने अपना मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देना है। क्यों? ताकि कल को आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आप उस बंदे के लिए तो सबसे ज़्यादा सिंसियर बने जिसका आपने सबसे ज़्यादा फ़ायदा सोचा हुआ है, जो आप खुद हैं। तो शायद जब आप सोचेंगे कि मैंने अपने आप को फ़ायदा देना है, तो 3 से 4 घंटे आप बगैर मोबाइल के निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगले 6 घंटे मोबाइल यूज़ करना है। जब आप एक रील देख रहे हैं और उसके बाद अगली रील देख रहे हैं, तो ज़हन में कहीं न कहीं बार-बार आ रहा है, "ओह यार! आज तो एफआईआर 1 का काम रहता है।" फिर अगली रील शुरू हुई, लॉ भी नहीं लिखा। अगली रील शुरू हुई, टेक्स्ट, रील भी मज़ा नहीं दे रही। 2.5 घंटे तक ज़हन को कोफ दी, घबरा के उठे, पैनिक हो गए, जल्दी से पढ़ने के बारे में सोचा, अब पढ़ाई का मूड भी नहीं बन रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक वक़्त में दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं और दोनों तबाह हो रही हैं। मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छे से एंटरटेन हो। आप 6 घंटे बिला शिर्क गैरे, बगैर किताबों का सोचे, बगैर पढ़ाई का सोचे, सिर्फ़ मोबाइल यूज़ करें। कितना मज़ा है। क्या आपको पता है आज का तो मेरा टारगेट पूरा हुआ हुआ है। आप कॉलेज से घर गए, नहा धो के खाना खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, व्हाटएवर जो भी टाइम आपका उस टाइम पे बन रहा है और उस टाइम पे आपने एक दफ़ा बैठे और उस दिन जो-जो टीचर ने बताया उसको जल्दी से कहा कि ताज़ा-ताज़ा ज़हन में जल्दी से निपटा देता हूँ। 3 से 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे हमारे सारे टीचर्स का कलेक्टिवली जितना भी होमवर्क है वो करने में। और करके आप फ्री हो गए। फ़र्ज़ करें शाम 7 बजे आप बिल्कुल फ्री हैं और अब आपको पता है कि अब मेरी अगली क्लास सुबह 10 बजे के आस-पास है। अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई गिल्टी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके दोस्त कह रहे हैं यार क्या कर रहा है, हर वक़्त मोबाइल यूज़ करता रहता है। तो आप कहें यार आज का मैंने काम कर लिया और क्या करूँ? बस ठीक है, मोबाइल यूज़ करो। तो 10 घंटे पढ़ाई और मोबाइल दोनों को साथ-साथ करने के बजाय 3 से 4 घंटे पढ़ाई के और बाकी घंटे मोबाइल के। तो आप एक काम कर लें, आपके 10 घंटे हैं, जितनी जल्दी पढ़ाई खत्म कर ली, बाकी सारा टाइम मोबाइल को दूँगा। तो फिर आपकी एफिशिएंसी ऐसी बढ़ जाएगी कि आप 2.5 घंटे में खत्म कर लिया करेंगे काम। और इस मोबाइल ने कभी ना कभी दिन में चार्ज भी तो होना होता है और चार्ज होने पे 1 सवा घंटा तो ले ही जाता होगा। शायद आपने सुना हो कि मोबाइल ऑफ करके चार्ज करें तो उसकी बैटरी की लाइफ बेहतर होती है। तो ऑफ करके चार्जिंग पे लगा दें। घर गए, नहा धो के जब पढ़ने का सोचा, मोबाइल को ऑफ किया, चार्जिंग पे लगा दिया। अपने से बहुत दूर, इतना दूर कि उठ के वहाँ तक जाने की दिक्कत हो और जब टूँ-टूँ की आवाज़ नहीं आएगी, तो टेंशन ही खत्म। घर वालों ने ज़रूरी बात तो नहीं करनी होती आपसे। घर जाते ही सबसे पहले उन्हें कॉल मिला के कहना है कि मेरी आज की क्लासें बड़ी अच्छी रही, मैं बड़ा सेफ हूँ, लाहौर में सब वो है, अमन-ओ-सुकून है, अब मैं आगे 3-4 घंटे पढ़ाई करने लगा हूँ, तो मैं अपना फ़ोन बंद करके चार्जिंग पे लगाने लगा हूँ। जो आपके लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं, आपने उनको फीडबैक दे दिया, फिर भी बहुत शदीद मजबूरी होगी, आपके रूममेट को कॉल कर लेंगे, आस-पास किसी और बंदे को कॉल कर लेंगे। अब आपके पास तसल्ली से टाइम है। घर वालों के अलावा तो नहीं किसी की कॉल आती? फ़र्ज़ करें आती है, उसे बता दें, उसे कह दें कि मेरे लिए ना इस वक़्त पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है, आज मेरे लिए ज़रूरी है, कल हम दोनों के लिए ज़रूरी होगी। ठीक है? अगर उसके बाद वो कहे नहीं, पढ़ाई मेरे से ऊपर नहीं है, जो इतनी नन्ही सी एज में आपके करियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको 4 घंटे नहीं पढ़ने दे रहा, दे रही व्हाटसएवर,
इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में उसने आपको ऑफ़िस भी नहीं जाने देना। कैसे थोड़ी होता, तुम तो डेली ऑफ़िस चले जाते हो। नौकरी भी ज़लील करानी है, पेपर भी नहीं पास होने। तो जिस शख्स को आज आपके 24 घंटे में से सिर्फ़ 4 घंटे या 3 घंटे मोबाइल बंद करके साइड पे रखने पे तकलीफ़ है, जो आपको इतनी स्पेस नहीं दे पा रहा, शायद वो अच्छा दोस्त नहीं है। और इस दोस्त से लंबी दोस्ती आपको तबाह करेगी। उसने तो अपनी इज़ी लोड करवा लेने आपसे, लेकिन आपने तबाह हो जाना है। इससे कनेक्टेड ही तीसरी एडवाइस है, दूर रहना है दोस्तों से ऐसे, कम से कम जब तक आप कुछ काबिल नहीं हो जाते। वरना मैंने मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस चक्कर में पड़े हैं उनको सीए में सिर्फ तबाह होते और रोते देखा है। आप खुद स्ट्रांग होंगे ना तो चीज़ें भी ज़रा ज़्यादा पायदार होंगी। तो अपनी स्ट्रेंथ बड़ी ज़रूरी है। और ये टेस्टर है, जब 3 से 4 घंटे के लिए आपने फ़ोन बंद कर दिया, घर वालों को कहेंगे वो नहीं तड़पेंगे, क्योंकि वो आपका अच्छा समझते हैं। तो जो तड़प रहा है इसका मतलब है वो आपसे सिंसियर नहीं है। तो अगर आपने एक दफ़ा अपने घरेलू रिश्तेदार और आउटसाइड रिश्तेदारों को ये कन्विंस कर लिया कि 3 से 4 घंटे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अब आपने वो मोबाइल लगा दिया वहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर वालों को पता है कि इस टाइम पे हमने बहुत ज़रूरी बात भी हो तो उसको नहीं कहना। बहुत शदीद इमरजेंसी होगी तो कॉलेज में किसी बंदे के नंबर पे कॉल करके कहेंगे कि क्लास में जाके उनको ये पैगाम दे दें, शदीद इमरजेंसी हो गई है। लोग आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि इस बंदे की ये रूटीन है, वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अक्सर जो है वो आप लोगों के घर जाएँ तो वो कहते हैं जी, आप कहते हैं फलाना कज़न हमारा कहाँ है? वो कमरे में पढ़ रहा है, वो उसका पेपर है तो उसने कहा है कि मैं भी पेपर तैयार करूँगा। उसने रूल अपना ऐसा बनाया होता है कि घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि बेटा उससे नहीं मिलना, वो तो तैयारी कर रहा है। तो सिर्फ़ इस तरह का रूल आपने 3-4 घंटे का अपना सेट कर लिया तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। तो रूल नंबर 1 टीचर की हमेशा सुननी है। रूल नंबर 2 डेली पढ़ना है ताकि आप कम पढ़ें। इसी से रूल नंबर 2.5 कनेक्टेड है कि मोबाइल ऑफ हुए हुए टाइम पे पढ़ना है, तो बरकत बढ़ जाएगी। मोबाइल समेत पढ़ेंगे तो यकीन माने 10 घंटे में भी पढ़ाई भी नहीं होगी और एंटरटेनमेंट भी नहीं होगी, आप अज़ियत में होंगे। तो व्हाई नॉट कि आप एक दफ़ा दिन की पढ़ाई करके फ्री हो गए, उसके बाद आराम से रात तक आपके पास टाइम है, जितना मर्ज़ी एंटरटेनमेंट, जितना मर्ज़ी मोबाइल पे बैठना है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं आपसे कहूँ कि मोबाइल मत यूज़ करें, ये तो आपको तबाह कर रहा है। आपने कोविड वाला टाइम गुज़ारा हुआ है और उसके बाद आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतने हुए हुए हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल है मोबाइल से बाहर निकलना। तो मैं ये मानता हूँ कि ये नशा आपको लग चुका हुआ है। मैं उसको मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। मैं छुड़वा नहीं रहा नशा, मैं कह रहा हूँ कि नशा तब करें जब मज़ा तो आए। जंग लड़ने जा रहे हो और नशा किया हुआ हो तो आप तो मैदान जंग में गिर जाएँगे। तो जब मैदान जंग में हैं, तो उधर आप अलर्ट रहें और जब नशे में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं तो ठीक है, करते रहें नशा। तीसरी चीज़, गलत दोस्तों से दूर रहना है। गलत दोस्तों में सारे तरह के दोस्त जो मेरी पिछली गुफ्तगू से आप सब मतलब निकाल रहे थे। हॉस्टल में अगर आपकी रूटीन बन गई ना अच्छे दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले, तो फिर मज़ा आएगा। और अगर आपकी दोस्ती बन गई उन लोगों से जो हर वक़्त घूमने-फिरने जा रहे हैं, यशी कर रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं, सीज़न्स डाउनलोड कर रहे हैं, यूएसबी में एक-दूसरे को जो है वो बड़े कीमती चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि यार ये रखो, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये लेटेस्ट सीज़न है और ज़बरदस्त जनाब, इसमें तो हीरो ऐसे करके गोलियाँ चला रहा है और फलाना जो भी है, व्हाट्सएवर आप भी जिस तरह के सीज़न देखते होंगे उम्मीद है, तो नुकसान ही नुकसान है। और अगर ऐसे दोस्त बन गए जो आपसे कह रहे हैं यार वो आज वाला एफएआर का जो सर ने होमवर्क सवाल दिया था कर लिया यार मैंने किया, वहाँ पे 5वें स्टेप पे फँस गया हूँ। आप सोचेंगे मैं तो स्टेप 0 पे हूँ अभी। तो एक माहौल अच्छा बन जाएगा, तो अपने आस-पास ऐसे दोस्त इकट्ठे करें जो पढ़ना चाहते हैं, तो उससे आप लाइफ में ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। अगर आपको लगता है ना एन्जॉय करना ही एन्जॉयमेंट है, वो छोटी-सी देर की एंटरटेनमेंट है। असल एंटरटेनमेंट है कि जेब में पैसे हों, आप एक मज़बूत इंसान हों और फिर आप अपनी पसंद से चीज़ें कर सकें और लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखें। आज के दौर में इस टाइम पे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हैसियत घर में ये है कि ये बच्चा दही अच्छी जगह से लाके सस्ते में ले आता है। इवन गोश्त तक आप लेने जाएँ तो उनको होता है कि नहीं ये ज़रा ख़राब क्वालिटी का गोश्त ले आएगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चा है ना दही या हरा धनिया मुनासिब तरीके से ला सकता है, इससे ऊपर इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो कितना मज़ा है कि घर वाले फ़ख्र से बताएँ कि जी हमारा बच्चा फलाना कंपनी में होता है, हमारा बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो जल्दी सक्सेस का मतलब है थोड़े से रूल सेट कर लें। उम्मीद है मैंने बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया। कहानी आगे चलती है, ऐसी बातें तो हम करते ही रहेंगे। लॉ पेपर, ये जो बीएलडी आप पढ़ने आए हैं ना, इस दफ़ा के रिजल्ट से अब साबित होगा कि आईकैप की नई टोन क्या है। तकरीबन 8 अटेम्प्ट्स ऐसी गुजरी हैं जिसमें बी लॉ अलग था और सी लॉ अलग था।
उससे पहले ये कंबाइंड पेपर होता था जिसमें बीलो और सीलो इकट्ठा होता था, जैसे अभी इकट्ठा है। उस वक्त सिलेबस भी काफी भयानक था। उस वक्त उससे पीछे 8 अटेम्प्ट्स में सिर्फ एक दफा बीलो सबसे वर्स्ट रिजल्ट नहीं था। 7 दफा बीलो अकेला सबसे वर्स्ट रिजल्ट था, और 8वीं दफा ये और ऑडिट दोनों का सेम बराबर वर्स्ट रिजल्ट था। तो यानी कि ये वो सब्जेक्ट है जो जब कंबाइंड था तो 8 अटेम्प्टों में सबसे गंदा रिजल्ट इसने हमेशा विन किया है। कभी 13% बच्चे पास हो रहे होते थे, कभी 17% बच्चे पास हो रहे होते थे, बाकी सब्जेक्ट्स में 40% 37% चल रहा होता था, यहाँ 12-13% चल रहा होता था। तो काफ़ी तजर्बे करने के बाद आईकैप को एहसास हुआ कि अब लोगों से इकट्ठे पास नहीं होता। आईकैप ने उसे तोड़ा, 100 नंबर के 2 पेपर बना दिए। 8 दफ़ा उसका पेपर लिया, बच्चे पास होना शुरू हो गए। 47% रिजल्ट आ गया एक सब्जेक्ट में, एक में 43% आ गया। आईकैप को लगा नहीं ये गलत हो गया, तो पिछले सेशन में आईकैप ने दोबारा से इनको जोड़े। अच्छा, जोड़ते हुए उन्होंने सोचा कि जोड़ ही रहे हैं ना, इसमें से कमी पेशी क्या करनी, तो कोई सी लॉ में से एक चैप्टर निकाला, बी लॉ में से कोई 1-2 टॉपिक्स निकाले, और तकरीबन पहले जितना सिलेबस था उसका 90% 2 सब्जेक्ट जोड़े और एक सब्जेक्ट बना दिया 100 नंबर का। तो इस वक्त इसका सिलेबस बड़ा है, और जब ये पहले कंबाइंड होता था तो इसका बड़ा खराब रिजल्ट होता था, लेकिन उस वक्त इसका सिलेबस आज वाले सिलेबस से 2 गुना से भी ज्यादा था। तो अब सिलेबस तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब इस पेपर का वो मजाक नहीं है। हो सकता है आप अपने से साल सीनियर, 1.5 साल सीनियर बंदे से कहें मैं बीलो पढ़ूंगा, यार बीलो तो बड़ा छोटा सा सब्जेक्ट है, तो उनके जहन में पुराना वाला बीलो होगा। तो किसी पुराने बच्चे से बीलो या सीलो को कितनी देर पढ़ना है उससे नहीं समझना, क्योंकि अब ये कंबाइंड पेपर हो गया और अब ये अच्छा खासा भारी पेपर है। यानी कि ग्रुप ए के 2 भारी पेपरों में एफएआर और बीएलडी है, और 2 दरमियाने पेपर्स में टैक्स और डाटा है। तो इसको टाइम देना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ आपका दिन में 1 घंटा चाहिए डेली, और फ्राइडे पे जब हम सैटरडे पे टेस्ट कर रहे होंगे 3 से 4 घंटे। इससे ज़्यादा आपको घर जाके लॉ पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं, संडे आपने बिल्कुल लॉ को नहीं पढ़ना। मेन इश्यूज क्या हैं इस पेपर के साथ, क्यों बिजनेस लॉ डायनामिक्स फेल होने की टेंडेंसी है, या इस सब्जेक्ट के प्रॉब्लम क्या है। एक तो ह्यूज सिलेबस, 15 चैप्टर बिजनेस लॉ के पोर्शन के हैं, 10 चैप्टर सी लॉ के पोर्शन के हैं, 25 चैप्टर हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे आपसे पुराने लोगों ने पीआरसी पढ़े हुए ने बताया होगा कि तुम जो कंबाइंड पेपर पढ़ रहे हो, हमने इसमें से आधा सिंगल पेपर के तौर पे दिया है। इकोनॉमिक्स भी उन्होंने अलग से दिया होता था, बिजनेस अलग से दिया होता था, और आप लोगों में से अक्सर ने ये दोनों कंबाइन हुए भी दिए होंगे, कुछ ने अलग अलग भी दिए होंगे। तो कंबाइन होने के बाद भी सिलेबस में ना होने के बराबर चेंज किया है कि अपने, तो वो सब्जेक्ट जिस पे लोग टाइम नहीं देते थे उन्हें टाइम देना पड़ा कि वो पास हो। और कई ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रो और क्यूएम पास करके बैठे हुए हैं, और उनका ये वाला पेपर रहता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाला। तो इसका एक बड़ा विलन बिजनेस लॉ का है, ह्यूज सिलेबस। देन रिटेंशन, यहाँ याद करना पड़ता है सी लॉ के अंदर कितने दिन थे, कौन सी अथॉरिटी को कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कराना था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद करनी पड़ती हैं। सी लॉ के पोर्शन में क्रैमिंग ज्यादा है, बी लॉ के पोर्शन में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो इसके अंदर रिटेंशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर अगला मरहला, आईकैप के सवाल कैसे सॉल्व करें, आईकैप में सवाल किस तरह के आते हैं, हमारा ई मार्किंग क्या है, इसका पैटर्न क्या है, हमने पेपर में क्या एहतियातें करनी है, लॉजिकल सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, रटे वाला सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, लोगों को नहीं पता होता, और बड़े आराम से हर सवाल में 1-1 2 नंबर लूज हो रहे होते हैं। हम एक पूरा दिन मुख्तस करेंगे इस पे कि हमने पेपर सॉल्व कैसे करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी छोटी छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ इंशाल्लाह। पीआरसी एटीट्यूड, बी लॉ का सबसे बड़ा दुश्मन पीआरसी एटीट्यूड, क्योंकि पीआरसी ने आपको सिखा दिया कि पढ़ना नहीं होता, कभी कभी पढ़ना होता है, और पेपर्स तो एमसीक्यूज वाले होते हैं, उसमें तुक्के भी चल जाते हैं, और ऊपर से न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं, थ्योरी तो फजूल चीज़ होती है। वो एटीट्यूड इधर काफ़ी ख़राब कर देता है। तो यहाँ बीएलडी एक बड़ा पेपर है, इसको टाइम देना बनता है। ग्रुप ए के 2 अहम पेपर्स में से एक बीएलडी है। अगला मसला, शॉर्टकट्स। आपको मैं 25 चैप्टर्स करा रहा हूँ, लेकिन फिर आपका अचानक से एक रूममेट या एक कोई सीनियर या फेसबुक का कोई एनालिस्ट वो आपसे कहेगा 25 चैप्टर कौन करता है, यार देख पिछली दफ़ा चैप्टर 4 से सवाल आया है तो इस दफ़ा नहीं आना, इस दफ़ा चैप्टर 7 से सवाल आना है। वो आपको एक जायचा बना के देगा जिसमें 25 में से वो साबित करेगा कि 11 चैप्टर्स में से 90 नंबर का पेपर आना है। तो आप कहेंगे यार मैं फजूल क्यों 14 चैप्टर तैयार करूँ, आब्दी साहब तो जज्बाती आदमी हो, खामखा इस चक्कर में कि मैं पास हो जाऊँ, साइड में करते हैं।
11 चैप्टर तैयार करके जाते हैं, तैयार करके जाएंगे, इस दफ़ा आई कि आपका मूड बदला होगा, उसने चैप्टर 4 से फिर सवाल दे दिया होगा। ये जिस बच्चे ने वो जायचा बनाया उसने दी ही एक अटेम्प्ट होगी तो उसे लगता होगा हर दफ़ा स्विच हो जाता है, और टीचर बेचारा जो 19 साल से देख रहा है, उसने जो बच्चों को कहा है कि नहीं भाई किसी भी चैप्टर को कभी भी आई कैप रिपीट कर सकता है, या ये चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने वो छोड़ दिया और चले गए शॉर्टकट्स की तरफ, सिलेक्टिव स्टडी। तो सब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इसमें सिलेक्टिव स्टडी का मार्जिन नहीं, हाँ फोकस स्टडी का मार्जिन है। मैं खुद आपको बताऊंगा, ये 10 ज़्यादा अहम चैप्टर है, इनको ज़्यादा अच्छा तैयार करो। ये थोड़े से कम अहम चैप्टर है, इनको समझ लो लेकिन इस पर उतनी प्रैक्टिस ना करो जितनी उन पे कर रहे हो। तो छोड़ना कुछ नहीं है, हाँ कुछ पे ज़्यादा टाइम देना है, कुछ पे कम टाइम देना है। और अगेन टीचर उस पोजीशन में है कि वो एक चैप्टर को देख के उसके जहन में आ जाता है कि यार 3 अटेम्प्ट पहले बड़ा गंदा सा सवाल आया था, 5 अटेम्प्ट पहले से इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो हम लोगों ने 3-3 दफ़ा पढ़ाया होता है, आप लोग एक सेशन में पढ़ के आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, हम तो सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं। यानी मैंने अगर लॉ को मैं एक सब्जेक्ट के तौर पे काउंट करूं तो अब तक तकरीबन 300 सवा 300 दफ़ा पढ़ाया होगा। एक सेशन में 13-13 दफ़ा भी पढ़ाया है। रिवीजन क्लासेस में पढ़ाते हैं, प्री रिजल्ट में पढ़ाते हैं, पोस्ट रिजल्ट में पढ़ाते हैं, पोस्ट के से ज़्यादा बैच, प्री के से ज़्यादा बैच। ये तो अभी ऑनलाइन की वजह से ज़िंदगी आसान हुई है, वरना कई दफ़ा मेरा दिन स्टार्ट होता था और लाइन से 7 लॉ के बैचेस होते थे, क्योंकि एक क्लास की ज़्यादा कैपेसिटी होती थी कि 100 सवा 100 बच्चा आ जाए। तो उस वक्त इतनी इतनी दफ़ा पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होता था और लोग सिर्फ फिजिकली आके पढ़ते थे। तो हमने इतनी दफ़ा ये सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, देखे हुए हैं, तो हमारी एक ग्रिप बन गई होती है। तो ऐसे में हमारी बात सुनना ज़रूरी होता है थोड़ा सा। और अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरी बात सुनना शुरू कर दें, किसी भी टीचर की बात ज़रूर सुननी है। तो शॉर्टकट्स नहीं लगाने। पीआरसी के एटीट्यूड पे भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ। आईकेप के सवाल अटेम्प्ट करने का मैं आपको बताऊंगा, और ह्यूज सिलेबस हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ सिस्टमेटिकली करते जाएंगे, तो ये इतना मसला नहीं करेगा। रिटेंशन की मैं थोड़ी देर बाद एक टेक्निक शेयर करूंगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? सिलेबस को देखें तो सिलेबस 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 50-50 नंबर के। 50 नंबर का बिजनेस लॉ और 50 नंबर का कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ में 3 फर्दर ग्रेड्स हैं। लीगल सिस्टम क्या होता है, पाकिस्तान के आइन के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के आइन ने क्या बताया है कि हमारी जो वो है कैबिनेट क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, सदर क्या होता है, सेनेट और नेशनल असेंबली में क्या फ़र्क है, इस तरह की बातें यहाँ पे हैं। 3 से 6 नंबर, ये एक चैप्टर है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, एसेंशियल एंड परफॉर्मेंस, 25 से 32 नंबर। सिलेबस का सबसे बड़ा लॉ। 9 चैप्टर्स हैं जो इसे डील कर रहे हैं। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक 25 से 32 नंबर के लिए यहाँ से आता है। फिर हमारे पास अदर बिजनेस लॉज आ जाते हैं। इसमें पार्टनरशिप का लॉ आता है, नेगोशिएबल का लॉ आता है, और कुछ अदर लॉज आते हैं। 15 से 20 नंबर की वेटेज। 5 चैप्टर इसमें, 9 चैप्टर इसमें, 1 चैप्टर इसमें। सी लॉ की बात करें तो 3 चैप्टर्स में हम कंपनियों के बारे में, उनका इनकॉर्पोरेशन, उनका शेयर इशू करने का प्रोसेस देखते हैं। 2 चैप्टर्स में उनकी मैनेजमेंट को समझते हैं, और 5 चैप्टर्स में हम फर्दर छोटे छोटे इश्यूज, मीटिंग कैसे होती हैं, डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं तो ये तकरीबन इस तरह से है कि ये बी लॉ का पोर्शन है और ये सी लॉ का पोर्शन है। दोनों की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है, रादर देन क्या 1 से स्टार्ट करके 25 चैप्टर तक जाता। उसने अपनी किताब 2 फेजेस में दे दी, कंपनी लॉ पोर्शन और बी लॉ पोर्शन। ज़्यादा दिक्कत नहीं की उन्होंने, पिछली किताबें उठा के ज़्यादा एक आध चैप्टर ही डिलीट करना था, तो उन्होंने उसी तरह से चलते रहने दिया। तो चैप्टर 1 से लेके 1 इधर, 2 से लेके 10 तक इधर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर ये 11 से लेके 15 ये पोर्शन बिजनेस लॉ का हो गया, और ये पोर्शन कंपनी लॉ का हो गया। 1 to 5 चैप्टर्स जो शुरू वाली वेटेज थी, फिर 2 चैप्टर्स, और फिर ये अगले 5 चैप्टर्स। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम पास पेपर एनालिसिस नहीं कर सकते बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि कंबाइंड पेपर की तो अभी एक ही अटेम्प्ट हुई है। इस एक अटेम्प्ट से आपको ट्रेंड नहीं पता लगता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि ट्रेडिशनली बी लॉ के अंदर टिपिकली 2022, 23, 24, 25 में कौन कौन से चैप्टर से जरा ज्यादा सवाल आ रहे होते थे। यानी जब ये 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, तो ये 6 चैप्टर्स में से तकरीबन तकरीबन 58% ऑफ द पेपर आ रहा होता था। इन 15 में से ये वाले 6 चैप्टर्स। इसी तरह से अगली ग्रेड भी है, इसी तरह से अगली ग्रेड भी है। ये हैंडआउट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अब ये उतनी रेलेवेंट नहीं रही, क्योंकि पास पेपर एनालिसिस नहीं है। तो जस्ट बताने के लिए कि ऐसा नहीं होता कि सारे चैप्टर्स पे बराबर वेटेज हो, कुछ चैप्टर्स की कई दफ़ा बारी नहीं आ पा रही होती। अभी देखें ये वाला चैप्टर है, इसमें से इतनी 7-8, 6-7 अटेम्प्ट्स में एक दफ़ा 1.5 नंबर, एक दफ़ा 3 नंबर, तो 3 नंबर का सवाल होगा, ये एमसीक्यू होगा, ये भी एमसीक्यू होगा। तो ये इस तरह से
जब हम बीलो के पोर्शन को देखें तो तकरीबन 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आधे से ज़्यादा पेपर आ रहा है। जब मैं सीलो की बात करूं तो 4 चैप्टर्स तकरीबन ऐसे हैं जिसमें से 61% ऑन एवरेज पेपर। अगर मैं कुछ पिछली कुछ 2-3 साल के वो करूं, 6-7 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करूं तो ये कुछ इस तरह से ट्रेंड है। तो शायद अभी नहीं, 1-2 अटेम्प्ट्स गुजरने के बाद फिर हमारे पास बीएलडी का अपना एक एनालिसिस आएगा। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें, इसमें जो पुराना होता था उसमें ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते थे, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका हुआ है। तो अब ये 3 चैप्टर बहुत शदीद इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये कौन से चैप्टर हैं? जब ये चैप्टर आएंगे तो मैं आपको खास तौर पे बताऊंगा कि ये वो चैप्टर आ गए जिनका मैं जिक्र कर रहा था। पेपर का पैटर्न समझते हैं। हमारा पेपर किस तरह से आएगा? हमारा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे बी लॉ का पोर्शन, एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे सी लॉ का पोर्शन। आप में से शायद बहुत कम हो जिनका कोई अकेला पार्ट रहता हो। पिछली दफा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका बी लॉ पास था लेकिन सी लॉ रहता था। तो अभी ना होने के बराबर वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिंगल पार्ट है, लेकिन अगर उनका आधा पेपर रहता है तो उन्होंने सिर्फ 50 नंबर का देना है। आपको अगर कोई दोस्त मिले और वो कहे मैंने सुना है कि अगर हम पेपर इस दफ़ा ना दें तो शायद अगली दफ़ा हमें 100 नंबर का पेपर देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगली कई अटेम्प्ट्स तक जिनका इनमें से आधा पोर्शन पास है इससे पहले, उन्होंने सिर्फ आधा पेपर देना होगा। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपके पास 2 पोर्शन है, हर पोर्शन 50-50 नंबर का एक पेपर है। हर पोर्शन में 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 40 नंबर के सब्जेक्टिव सवाल होंगे। इसका मतलब है कि टोटल एमसीक्यूज आपके 20 नंबर के आएंगे और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है आईके ने वहां बताया होता है कि 40% नॉलेज बेस्ड होगा और 60% एप्लीकेशन बेस्ड होगा। नॉलेज बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड जरा थोड़े से मैच्योर वर्ड्स हैं। नॉलेज बेस्ड का मतलब है रट्टे वाला पेपर और एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है लॉजिकल। एफएससी तक आप ज़्यादातर जो सवाल देख रहे होते हैं उसमें आपने जो किताब के एंड वाले सवाल याद किए हुए होते हैं वो पेपर में आ रहे होते हैं। सीए में आके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ आपको सीन सवाल नज़र नहीं आ रहे होते हैं। यहाँ आपके सामने तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां वो क्रैमिंग पूछते हैं तो वो तो आपको देखे देखे नजर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपने खुद से आंसर बनाना होता है, अपनी इंग्लिश यूज करनी होती है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बाकायदा कि हमने अपनी इंग्लिश लिखते हुए क्या एहतियात करनी है और किस तरह के सवाल को आंसर करते हुए कितने स्टेप्स में तोड़ना है। तो 40 नंबर सब्जेक्टिव, 10 नंबर एमसीक्यूज, 40 नंबर सब्जेक्टिव, 10 नंबर एमसीक्यूज। अगर मैं टिपिकल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूं तो सीलो वाले पोर्शन में मोस्टली क्रैमिंग होती है, एक्सेप्शंस आर चैप्टर 7 और 9। यानी जब आप सीलो के पोर्शन में जाते हैं तो आपका ज्यादा फोकस होता है कि मैं याददाश्त अपनी बेहतर रखूं। लॉजिक को आप लेके चल रहे होते हैं लेकिन 7 और 9 से ज्यादातर टेक्निकल सिनेरियो आ रहे होते हैं, तो इधर हम नॉलेज को, एप्लीकेशन दोनों को बराबर टाइम देते हैं। लेकिन बाकी चैप्टर सी लॉ के अंदर क्रैमिंग वाले होते हैं, तो 10 में से 2 प्रॉपर लॉजिकल हैं और बाकी चैप्टर ऐसे हैं कि जो समझ आ गए तो आप याद करने की तरफ जरा ज्यादा जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 10 चैप्टर्स के साथ सी लॉ के सफ़े बी लॉ से ज़्यादा है। बी लॉ में 15 चैप्टर्स हैं। बी लॉ में मोस्टली लॉजिकल सवाल होते हैं, एक्सेप्शंस आर चैप्टर 1, 14, 15। उधर ज़्यादातर रटा, इन 2 से ज़्यादातर लॉजिकल, इधर ज़्यादातर लॉजिकल, इन 3 से रटे वाले सवाल। तो दोनों का मिजाज अलग अलग है। तो रादर देन कि हम हर दिन बी लॉ भी पढ़ें और सी लॉ भी पढ़ें, हम किसी एक पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में भी या टिपिकली हम सीलो से स्टार्ट कर रहे होते थे, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारा सेशन स्टार्ट होते होते 1 सवा हफ्ता आगे हो गया है। फिर हमारे पास दरमियान में ईद भी आनी है और फिर ये वाला सेशन थोड़ा छोटा भी है। तो सीलो शुरू होता है तो तसल्ली से ख़त्म होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आज से 2-2.5 महीने बाद आप कहें सर अभी तो सीलो ही चल रहा है और इसके तो 10 चैप्टर हैं, अभी तो हमारे 15 चैप्टर रहते हैं, तो आप परेशान बैठे रहें। तो मैं छोटे पोर्शन जिसमें चैप्टर ज़्यादा हैं लेकिन कवरेज जल्दी होती है वो बी लॉ है। तो हम लोग बी लॉ से इंशाल्लाह यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे ताकि आपको हौसला हो कि हाँ भाई हमारे चैप्टर साथ साथ कवर होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो पहला चैप्टर है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, जो दूसरा चैप्टर हम करेंगे वो 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक एक दिन के 4 चैप्टर्स हैं, और जब सीलो में पहला चैप्टर शुरू करते हैं 1.25 हफ्ते तक जाता है, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं वो 1 हफ्ते से ऊपर ले जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें स्लो चल रही होती हैं, तो हम रिवर्स करेंगे, हम पहले बी लॉ से अपना कॉन्फिडेंस बनाते जाएंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर करते जाएंगे, लॉजिकल चीज़ों को समझते जाएंगे, फिर चीज़ें आगे चली जाएंगी। तो सी लॉ ज़्यादातर रटा सिवाय उन चैप्टर्स के, बी लॉ ज़्यादातर लॉजिक सिवाय उन चैप्टर्स के। पासिंग मार्क्स 50 हैं विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन ईच एरिया। दोनों पोर्शन में 25-25 नंबर लेना ज़रूरी नहीं है।
दिस कैन हैपन कि आपका बीलो में 40 नंबर हो और सीलो में 10 नंबर हो, फिर भी पास। दिस कैन हैपन कि 35-15 की रेशियो, आपने टोटल कलेक्टिवली 50 नंबर लेने हैं, शायद अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज करूं तो 49 नंबर लेने हैं। कैफ में आई के 49 पे फेल नहीं करता, धक्का मार के पास कर देता है। 49 पे कैफ में फेलियर आपको नहीं मिलेगा। जो वहां तक पहुंच गया होता है ना, आईकेएफ को तरस आ जाता है। तो आपको जो फेल मिलेगा वो 48 पे मिलेगा, 47 पे मिलेगा, 49 वाला फेल नहीं मिलेगा। अब 48.5 वाला राउंड अप होकर 49 होता है और 49 वाला पास हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको पास होने के लिए 48 से थोड़ा सा ऊपर जाना है। अगर आपका 51 नंबर का पेपर सही नहीं भी हुआ और आपके नंबर कट भी गए तो भी आप जो है वो पेपर पास कर सकते हैं, और वो भी किसी भी पोर्शन की जो मर्जी मिक्सिंग। हाँ, जिन्होंने अकेला सिंगल पोर्शन देना होगा, जो कि इस पूरे सेशन में अभी तक जो एडमिशन में हमने देखा है तो 3 या 4 ऐसे बच्चे हैं टोटल मिला के, उन्होंने 50 में से 25 नंबर लेने होंगे, तो उनके पास मार्जिन कम है। फर्ज करें अगर एक सवाल ऑन एवरेज 4 से 5 नंबर का है, तो जिसने 50 नंबर का पेपर देना होगा और उसे 4 सवाल नहीं आते तो वो तो गया। अब 25 नंबर लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे 4 सवाल 17, 18, 19 नंबर के नहीं आते, और जो आते हैं वो कौन सा उसने तूफानी अच्छे करने हैं। हाँ, लेकिन जिसने 100 में से 50 नंबर लेने हैं, अगर उसे 6-7 सवाल भी नहीं आते तो भी चांसेस हैं कि वो पेपर में आगे निकल जाएगा। टिपिकली सवाल 3 से 5 नंबर के दरमियान होते हैं। आपको पूरे पेपर में मुश्किल से एक आध पार्ट मिलता है जो 6 नंबर का होता है, वरना छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। आईकैप स्प्रेड होकर ज्यादातर चैप्टर्स के अंदर से अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा होता है। एक टिपिकल पेपर में तकरीबन 24-25 पार्ट्स होते हैं और 25 चैप्टर्स हैं उनके, तो वो कोशिश करते हैं कि ज्यादातर चैप्टर्स को टच जरूर करें। तो क्या ये ओवरऑल सारी बात समझ आ रही है पैटर्न से रिलेटेड हमारे? अगला सवाल, बुक कौन सी फॉलो करें? आपको पता है आईकेप के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आईकेप उसमें अपनी किताब दे रहा होता है। आईकेप अपनी किताब क्यों देता है? उन लोगों के लिए जो किताब खरीद नहीं सकते, या वो लोग जो सेल्फ स्टडी पे पढ़ रहे होते हैं। तो आईकेप की किताब क्या करती है? सबसे पहले एक टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करती है, फिर एक हिस्ट्री बताती है इस टॉपिक को क्यों, साइनॉप्सिस देते हैं कि टॉपिक क्यों जरूरी है, फिर उसके अंदर हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं और हर बात को हेडिंग बता के बता रहे होते हैं। फिर एकदम से उन्हें ख्याल आता है कि हो, हमें तो एग्जाम्पल भी देनी चाहिए, वहीं बीच में अचानक से 3 एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो सोचते हैं बच्चों को प्रैक्टिस सवाल भी मिलने चाहिए, वहीं प्रैक्टिस सवाल भी डाल देते हैं। और फॉर्मेटिंग ऐसी होती है कि आप 2.5 सफ़े, आपको लगता है टॉपिक 2.5 सफ़े पे है, लेकिन उस 2.5 सफ़े में गिनती की 8 लाइन्स होती हैं, बाकी या एग्जाम्पल्स होती हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो होता ये है कि आईकेप की किताब में कंप्लीटनेस मिल जाती है, लेकिन आप 325 सफ़े की किताब को पर पोर्शन पकड़ के और फिर देख रहे होते हैं कि मैंने इसमें से याद क्या करना है। तो फिर टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स क्लास में अंडरस्टैंडिंग देते हैं और फिर अपनी किताबें देते हैं स्टूडेंट्स को। उन किताबों का ये होता है कि टीचर्स ने उसको स्मार्ट नोट्स में कन्वर्ट किया हुआ होता है, और जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ ऑफिशियल वर्ड्स यूज़ किए होते हैं। यानी कि जहाँ डेफिनेशन आती है वहाँ हमें वही अल्फाज चाहिए जो लॉ के अल्फाज हैं, लेकिन जहाँ डेफिनेशंस के अलावा कोई बात है वहाँ पे मैंने उसको डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ है, और अगर आप चाहें तो उसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो किताबों में फिर ये होता है कि टीचर्स की किताब अवेलेबल होती है, आपकी चॉइस होती है। जो किताब हमारी है, बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ जी मेरी किताब लें तो लाज़मी है, और उसके बाद आप कहें यार इन लोगों ने जो है पैसे कमाने का एक अलग वो शुरू किया हुआ तरीका, मेरी किताब पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। हो जाएगी क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि हम हर सेशन थोड़ा सा इंतजार करते हैं आईकेप का। आईकेप क्या कर रहा होता है, पेपर खत्म होने के बाद हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना कोई नोटिफिकेशन दे रहा होता है। जैसे पिछले वीक उन्होंने ऑडिट की किताब में रिविजन शेयर की हैं, इस वीक किसी ना किसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ सकती है। तो मैंने सिर्फ अगले 2-3 दिन वेट करके आईकेप से कंफर्मेशन का भी मैंने कहा हुआ है, और फिर मेरी किताब प्रिंटिंग में चली जाएगी। अब जिस वक्त किताब प्रिंटिंग में गई हुई होगी उस वक्त नंबर 1 आपको सॉफ्ट में भी अवेलेबल होगी, और नंबर 2 जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे जब तक मेरी किताब नहीं आएगी आप लोगों को हैंडआउट्स मिल रहे होंगे, तो आपके पास वो चीज़ें मौजूद होंगी। जब किताब आ जाएगी तो पहली चीज़ ये कि चूंकि सॉफ्ट में अवेलेबल हो गई तो मुझे ये खौफ नहीं है कि मैं आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि जी किताब ज़रूरी है। दूसरा, जो उसके नोट्स का पोर्शन है उसकी कॉस्ट 350 रुपये के आसपास है। कोशिश ये की है कि उसको इतना लोएस्ट कॉस्ट पे ले जाएं कि उसके बाद मुझे ये कहते हुए बुरा ना लगे कि भाई लाजमी लें, उसमें कमर्शियल सेंस ना हो, वो बस अपना तकरीबन खर्चा पूरी कर रही हो, इतना हो कि भाई आप ले लें तो आपको कम से कम पैसों में किताब मिल जाए। और फिर भी किसी ने पूरे सेशन किताब नहीं खरीदनी तो भी कोई मसला नहीं है, सॉफ्ट में अवेलेबल होगी।
आप अपने तौर पे यूएसबी ले जाके किसी फोटोकॉपियर को भी दे देंगे, वो भी फोटोकॉपी निकाल के आपको 850-900 रुपये चार्ज कर देगा, क्योंकि अब तो फोटोकॉपी भी इतनी महंगी हो गई है कि किताब सस्ती पड़ना शुरू हो गई है। तो बिजनेस लॉ में एडीजी के नाम से किताब, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट जिनके मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, इनमें से किसी बच्चे ने मुझे एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि सर हमने आईकेप की किताब पढ़ी थी। अक्सर ने कहा कि सर वो जो किताब थी हमने यूज़ की, वही शॉर्ट नोट्स हमने याद किए थे और पेपर हमारा अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो हमारी किताब में से कभी पेपर में सवाल किताब से बाहर नहीं आया। एक दफ़ा 2 नंबर का सवाल सिलेबस से बाहर आया था, तो वो किताब में कवर नहीं हो रहा था। तो मेरी किताब भी यूज़ कर सकते हैं, आईकेप की किताब भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो शुरू में हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उन चैप्टर्स में तो वैसे ही कोई चेंज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 का है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई उसके बाद। तो इसलिए अभी हम शुरू में उस पोर्शन से पढ़ना शुरू करेंगे जहाँ पे ज़्यादा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं होगी। तो बुक्स वाली बात समझ आई? कितनी बरकत है वक्त में, नहीं ख़त्म होता। मैं कितनी लंबी तकरीरें कर दी, कितनी रिलेशनशिप एडवाइस तक दे डाली बीच में, बहुत सारी बातें हो गई, सीए के मसले बता दिए, सब्जेक्ट के मसले बता दिए। चलें, ओवरऑल टिप्स बस तकरीबन इख्तितामी बातों की तरफ आते हुए, मेरा सब्जेक्ट कैसे लेके चलना है। वीक में 6 दिन होते हैं, हर दिन 1.25 घंटे का टाइम आपके पास है। पहला वीक गुजारने के बाद मैं आपकी जिद्दोजहद थोड़ी सी कम कर दूंगा। पढ़ने वाले दिन 5 और परफॉर्म करने वाला दिन 1। हम सैटरडे को टेस्ट डे के तौर पर मार्क कर लेंगे। और अगर मैं कहूँगा टेस्ट क्लास के अलावा किसी भी टाइम पे दे दें, तो वो किसी भी टाइम पे आप नहीं देंगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि मैंने हर दिन 12:45 यहाँ पे मौजूद होना होता है, तो फिर आप टेस्ट वाले दिन भी 12:45 कम से कम अपनी पिछली क्लास से फ्री हुए होंगे, आप बैठे हुए होंगे, तो यू वुड बी इन अ पोजीशन कि आप आराम से टेस्ट दे सकें। तो हम सैटरडे को टेस्ट का डे मार्क कर देंगे। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि गवर्नमेंट कभी भी अचानक से जज्बाती होकर कहे जी सैटरडे संडे लॉकडाउन, तो कम से कम हम टेस्ट की एक्टिविटी को ऑनलाइन ले जाएं, लेकिन उससे हमारी जो रेगुलर क्लास है 2 वे कम्युनिकेशन वाली, वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो। पहला वीक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम वीक के मिड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा इंशाल्लाह ताला। उससे ऑनवर्ड 5 दिन क्या हो रहा होगा, मैं हर दिन पहले 10 से 15 मिनट पिछले दिन का रिकैप दे रहूँगा। कल हमने ये बात पढ़ी थी, ये बात पढ़ी थी, ये बात पढ़ी थी, उसमें ये बातें थी, ये बातें थी। हाँ भाई, आप बताएं, कुछ आपसे पूछ लिया, कुछ खुद बता दिया, और आप लोगों के जितने भी घर से पढ़ने के बाद सवाल थे, वो सारे सवाल जवाब ले लिए। अगर ये टाइम आधा घंटा भी लग रहा है तो मुझे कोई दुख नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये पढ़ाई टोटल 2 वे है। यानी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको एक बात बीच में सवाल आया, आपने हैंड रेस कर दिया, मैं अपनी गुफ्तगू से फ्री हुआ, मैंने कहा हाँ जी आप बताएं आपका क्या सवाल है, आप सवाल करें, मैं उस सवाल को जवाब दे रहूँगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आया, एक तकरीर की और उसके बाद चला गया और बाद में आपके कानों से धुएं निकल रहे थे कि यार ये तो सब पढ़ा के चले गए। तो जब तक समझ नहीं आए तब तक आपने मुझे आगे नहीं जाने देना। हम अगर 2 लाइनों के ऊपर पूरा लेक्चर डिबेट होती रहे और आपको नहीं समझ आ रहे, तो हम उससे आगे नहीं जाएंगे। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि जब मुझे सारे सामने वाले लोगों की आंखों में चमक नज़र आ रही है कि सब समझ आ गया, तब हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले डेली जो 1.25 घंटे की हमारी क्लास है, उसमें कुछ टाइम रिकैप का और कुछ टाइम आगे पढ़ने का 2 वे कम्युनिकेशन के साथ। जो मंडे वाला दिन है, उसमें पीछे तो आप कुछ नहीं पढ़ के आए, आप तो टेस्ट दे के आए हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, मैं पहले टेस्ट डिस्कस कर रहूँगा जो रीसेंट टेस्ट हुआ है कि हाँ भाई ये सवाल थे, इसमें ऐसे ऐसे करके यूँ लिखना था, ये चीज़ें थी। उसके बाद वो टेस्ट आपके पास ऑफिशियली उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा और विद इन अ वीक आपको वो टेस्ट मार्क होके भी मिल जाएगा। तो 5 दिन हमने पढ़ा और छठे दिन हमारा टेस्ट। अब 5 दिन आपने घर जाके क्या करना है, मैं पहले आपको कुछ तस्वीरें, कुछ ज़रा रंग-बिरंगी सी डायग्राम्स यहाँ होंगी, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँगा। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर मैं उसकी इंग्लिश आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँगा, जो आपके पास किताब में भी लिखी होगी। यानी बजाय इसके कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, घर जाके आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने कहा लो जी ये तो इंग्लिश ज़बान में लिखा हुआ है, सर तो उर्दू में बता गए सारा। तो मैं सारा लेक्चर डिलीवर करने के साथ-साथ जो किताब में इंग्लिश लिखी है, वो सामने स्क्रीन पे आपको एक दफ़ा पढ़ा भी दूँगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप घर जाएँगे तो आप किताब को जब खोल के देखेंगे, तो हमने एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ा तो 2 सफ़े पढ़े होंगे। किताब वो फुल A4 साइज़ नहीं है, थोड़े छोटे साइज़ की है। तो हार्डली 5 मिनट में आप तेज़ी से स्किम करेंगे तो आपको होगा ये बात तो सर ने क्लास में दिखाई थी, चूँकि आप घर जाके जल्दी से उसे पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं 1 घंटा क्यों कह रहा था? लिखना है उसे। लॉ भूल जाता है।
बजाय इसके कि आपको 2 महीने बाद ये पता लगे और आप कहें सर मुझे समझ नहीं आ रहा, भूल रहा है, मुझे तो पता है लोगों से भूल जाता है। तो जब चीज़ भूल जाती है तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। यानी कि आप मार्केट में गए और आपने उनसे कहा कि मुझे कोई 150 सफ़े का एक रजिस्टर दे दें, मुनासिब से साइज़ का, जिसमें आपने अकाउंटिंग नहीं करनी। लेक्चर मैंने आपको वो कर दिया, जब आप घर जाके किताब में वही चीज़ देखेंगे दिल भी नहीं करेगा पढ़ने का। आपने क्या किया, किताब सामने रखी और जो मैंने पढ़ाया था उसको अपने रजिस्टर पे लिख लिया। 2 रंगों से लिख लिया, 1 रंग से लिख लिया, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो सफ़े किताब के लिखे गए उन्हें जोड़ा और स्टेपल कर दिया। इसलिए कि आपका अपना भी दिल करे तो मेरी किताब दोबारा मत उठाएँ। क्योंकि अब आपने अगली दफ़ा जब रिवाइज़ करना है, अपने हैंड रिटन रजिस्टर से रिवाइज़ करना है। अगर आपने कभी एफएससी में, मैट्रिक में कोशिश की हो कि कुछ चीज़ों के अपने नोट्स बनाए हों और अपने हाथ से लिखे हुए को याद किया हो, तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। और वो देर तक याद रहता है। अभी तक आपके ज़हन में उन रजिस्टर्स की शक्लें हैं और आपको कुछ ना कुछ याद है कि हाँ भाई, वो सफ़े के ऊपर इंक बह रही थी, वो वाला सफ़ा मुड़ा हुआ था, वो वाला सफ़ा आधा फटा हुआ था। इस हद तक याद हो जाता है। तो इससे पहले कि ये सब्जेक्ट मुसीबत बने, जब 1 घंटे का आपने घर जाके टाइम देना है, तो वो टाइम सिर्फ़ लिखने का है। पता है लिखने का फ़ायदा क्या होता है? लिखने से आप पढ़ते भी अच्छा हैं। वरना किताब आप उठाएँगे और ईरान जंग ज़हन में आना शुरू हो जाएगी। दूसरी लाइन पे पहुँचे होंगे, कहेंगे यार ट्रंप अजीब आदमी है। चौथी लाइन पे पहुँचेंगे, आप कहेंगे यार चाचू ने पेट्रोल फिर महँगा कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान में भी तो चाचू मौजूद हैं, वो पेट्रोल महँगा कर देते हैं। 7वीं लाइन पे आप पहुँचेंगे तो कहेंगे मेरा लीडर अभी तक जेल में क्यों है? होना ये है कि किताब सामने और फ़िल्म चल रही होगी। अकाउंटिंग में क्या होता है, आप लिख रहे होते हैं तो चलता रहता है दिमाग उसमें। तो अगर आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो 2 सफ़े पढ़ने पे आपको 1 घंटा लग जाना है। तो अगर आप पढ़ें नहीं और लिखें, तो पता क्या होगा? आप ज़िम्मेदारी से पढ़ेंगे, चूँकि आपने लिखना है। पढ़ेंगे, एक दफ़ा दोहराएँगे, लिखने से पहले ज़हन दोबारा से रिकॉल करेगा, लिखते हुए दरमियान में पहुँच के एहतियातन दोबारा से किताब देखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। कम से कम 4 से 5 दफ़ा एक लाइन आपके दिमाग से गुज़रेगी। और उसके बाद जब आपके कागज़ पे आ गई, तो अब आप किताब से इंडिपेंडेंट हो गए और आपने जब रिवाइज़ करना है, रजिस्टर उठाना है और रजिस्टर को दोहराना है। तो आपने 5 दिन जो हमने पढ़ा यहाँ, घर जाके लेस देन 1 आवर में उसे लिख लिया। फ्राइडे वाले दिन पहले आपने लिखा, उसके बाद अच्छा फ्राइडे वाले दिन हम ज़्यादा नहीं पढ़े हुआ करेंगे। फ्राइडे वाले दिन चूँकि जुम्मे के टाइम से हमारा क्लैश होगा, तो हम अपनी क्लास फ्राइडे वाले दिन 15 मिनट पहले शुरू करेंगे। यानी हमारी पिछली क्लास 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाया करेगी अपने टाइम से, और ये क्लास 45 मिनट्स की होगी। यानी फिर सवा 1 तक जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि 1:10 तक आप ईज़ी हो जाएँ, ताकि आप जल्दी से जो है वो जुम्मे तक जा सकें। तो जुम्मे वाले दिन जब घर पहुँच के लिखेंगे तो लिखना भी कम होगा। तो आधे घंटे में जुम्मे वाले उससे फ्री हो गए। सैटरडे को टेस्ट है, अब आपको पता है कि ये मेरा रजिस्टर है, ये इसमें 6-7 सफ़े हैं और कल इनका टेस्ट है। फिर आप उसे दोहराएँगे। दोहराने के बाद आप पास पेपर देखेंगे किताब के एंड पे और सोचेंगे इसका जवाब क्या होना चाहिए। जिस सवाल पे अटकेंगे आप कहेंगे ओहो! सर ने तो बताया ही नहीं। तो मेरी एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर वीकेंड पे मिला करेगी इंशाल्लाह। उसमें क्या होगा, मैंने उस चैप्टर के पास पेपर्स को डिस्कस किया हुआ होगा। आपका टाइम बचाने के लिए रादर देन कि हम फिर एक पूरा दिन डिस्कशन ऑफ पास पेपर्स पे करें, अलग-अलग क्लासेस में मैंने अलग-अलग टाइम पे जो पास पेपर डिस्कस किए हुए होंगे, उसकी वीडियो कंपाइल करके आपके पास आ जाएगी। तो सबके लिए ज़रूरी नहीं जो पास पेपर देखे और किसी सवाल पे अटके, वो वीडियो में उस वाले सवाल पे जाके सुन ले कि मैंने उस सवाल को कैसे एक्सप्लेन किया था। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे तस्वीर खींच के भेज दी कि ये सवाल का ये जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा, गाइड कर दें। 1-2 हफ्ते गुज़रने के बाद जो ऑनलाइन हज़रात हैं, उनके लिए हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। शाम रात के वक़्त हर मंडे को, पिछले वीक हमने जो पढ़ा है उसमें अगर उनके कोई और सवाल हैं जो वो कहते हैं कि अगर मैं क्लास में बैठा होता तो मैं सवाल पूछ लेता, तो जो ऑनलाइन हज़रात हैं वो उस लाइव सेशन में आके लाइव सवाल पूछ सकते हैं और हम उसको वहाँ पे एड्रेस कर लेंगे। अभी नहीं, चूँकि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, तो 2-3 हफ्ते लग जाएँगे थोड़ा-सा चीज़ें सेटल होते हुए, और उसके बाद फिर लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएँगे। और आप लोग व्हाट्सएप में भी सवाल पूछ सकते हैं और अगले दिन आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। फिर भी शर्म आ रही है कि व्हाट्सएप में सवाल पूछूँ, लोग मज़ाक ना उड़ाएँ। मैं अपना ईमेल आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपने ईमेल कर देनी है, भले रात 2 बजे ईमेल कर दें। मैं जैसे ही उस ईमेल तक पहुँचा, उसी दिन पहुँचा या अगले दिन पहुँचा, मैं आपको तसल्ली से उसका जवाब दे दूँगा। आपको शर्म भी नहीं महसूस होगी कि वो मेरे दोस्तों ने मज़ाक उड़ा लिया। तो सब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो जो क्विक टिप्स हैं इस सब्जेक्ट में, उसमें ये है कि डेली आपने लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर अटेंड करने के बाद घर में जाके उसको रजिस्टर पे लिखना है। वीकेंड पे टेस्ट तैयार करना है और पास पेपर्स देखने हैं। ज़रूरत पड़े तो वो वाली वीडियो भी देख लेनी है। तो फिर सैटरडे वाले दिन जब आप आएँगे तो आपकी एक रिटन प्रैक्टिस हो रही होगी। अगर आपने हमारे पैटर्न को फ़ॉलो किया तो आज से लेके आगे
तकरीबन पेपर से 1 महीने पीछे तक हम हर वीकेंड टेस्ट कर रहे होंगे। जब हमारा बीलॉ खत्म होगा तो मैं वहाँ पे एक ब्रेक लगाऊंगा, आपको 1 हफ्ता ऑफ दूंगा कि अब इस पूरे बीलॉ को रिवाइज करें। फिर हम अकेले बीलॉ का 100 नंबर का एक पेपर लेंगे, ताकि आपको एक दफ़ा ये पता लगे कि जब 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें हमने फिर क्या करना होता है और हमने 3 घंटे, सवा 3 घंटे को कैसे प्लान करना है। उससे फ्री होंगे, फिर हम सीलॉ की तरफ आ जाएंगे, फिर उसी तरह से वीकली टेस्ट होते रहेंगे। जब सेशन एंड होगा तो सेशन एंड पे नॉर्मली क्या होता है, जो सेशन प्रॉपर होते हैं तो उसमें सेशन एंड होने के बाद मैं 2 हफ्ते की फिजिकल रिवीजन क्लास कराता हूँ, जिसको क्रैश कोर्स कहते हैं। वो हमारी बड़ी पॉपुलर है, मतलब अगर आप अभी भी इस सेशन, ये जो भी 1 डेढ़ महीने पहले हम लोगों ने क्रैश कोर्स कराया है, तकरीबन 12 से 14 हज़ार व्यूज़ हैं उसके। तो अवाम बड़ा शौक से आखिरी महीने में उनको यूज़ कर रही होती है। सिर्फ अपने बच्चे नहीं हैं, वो थ्रू आउट पाकिस्तान से लोग उन वीडियोस को देख रहे होते हैं, उसे तैयार कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा क्या होगा कि इस दफ़ा चूंकि कम टाइम है और आप लोग उसके बाद शायद अपने घरों को निकल रहे हो तैयारी करने के लिए, या इतना टाइम ना हो आपके पास कॉलेज आने का, तो हम उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। अगर तो टाइम में मार्जिन कम हुआ, चूंकि इस दफ़ा 2 हफ्ते पीछे और दरमियान में एक ईद भी है, तो 3 हफ्ते का गैप है। हम इस वजह से 1 हफ्ते पहले क्लासें स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन पीआरसी के पेपर्स और गवर्नमेंट की इस बंदिश की वजह से हमें आगे करना पड़ा। तो ये सेशन में हमारे पास नॉर्मल सेशन से 1 महीना कम है। तो इसलिए वो रिवीजन वाले टाइम पे मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद हम उसको फिजिकल करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो मैं डेली आपसे ऑनलाइन उसको वो कर रहा हूँ, उसमें डेली एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो 12 रिवीजन टेस्ट हो गए, तकरीबन 16 जो है वो आपके क्लास टेस्ट हो गए, एक मिड टर्म हो गया, एक फाइनल मॉक हो गया, 30 टेस्ट। 100 के करीब सवाल आपने क्लास में बैठ के लिख लिए होंगे। तो वो जो इस पेपर के मसले हैं ना कि सवाल लिखना कैसे है, फिर उस पर सोचना कैसे है, रिटेंशन कैसे होगी, वो सारे मसले हल हो जाते हैं अगर आप ये सारी बातें फॉलो करें। तो कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, क्या ये बात समझ आ रही है? जी। क्योंकि पहले जो दो सब्जेक्ट अलग अलग थे तो उनका टाइम भी अलग था, जैसे सवा घंटा किलो का और ठीक सवा है, घंटा ठीक किलो। हो गया। और आप कह रहे हैं कि कोर्स भी कम नहीं हुआ, तो 2.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए और वो रही है सवा घंटे की। वैलिड बात है, बिल्कुल वैलिड बात है। ये कह रहे हैं कि अगर तो बीलो सीलो वही है और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 10% कम हुआ है, तो फिर होना ये चाहिए था कि सवा घंटे की उसकी क्लास होती, सवा घंटे की इसकी क्लास होती, या मतलब 2.5 घंटे की क्लास होती। अब मैं बताता हूँ उस वक्त क्या होता था। उस वक्त 1 घंटे की क्लास होती थी, मंडे वाले दिन टेस्ट होता था और 4 दिन पढ़ते थे। जुम्मे वाला दिन हमारा जुम्मे से क्लैश होता था, तो समझे 3.5 दिन क्लास होती थी, 1 दिन टेस्ट होता था, और बाकी सब्जेक्ट से हम 3 हफ्ते पहले फ्री हो चुके होते थे, और फिर हम दोबारा से टेस्टिंग वगैरह शुरू कर लेते थे। जब ये पेपर कंबाइन हुआ है तो हमने किया ये है कि हमने 6 दिनों के ऊपर क्लास को स्प्रेड कर लिया। देन उस वक्त मेरे पास वो टाइम होता था जिसमें मैं पास पेपर्स को भी डिस्कस कर रहा होता था। अच्छा, वो डिस्कस करने से भी क्या होता था, भाई ये वाले भाई ने फर्ज करें चैप्टर तैयार ही नहीं किया हुआ, तो मेरी पास पेपर की वीडियो देख के ये तो गंदे गंदे से मुंह बनाएंगे। ठीक है, आपने फर्ज करें तैयार करके बैठे हैं, आपको मजा आएगा। तो वो वाला जो मेरा लेक्चर होता था हर वीक, भाई देखें 25 चैप्टर्स हैं, तो हमें 25 वो लेक्चर्स चाहिए थे जिसमें हम पास पेपर्स को डिस्कस करते। मैंने उसको क्या किया, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमारे पास क्लास में डिस्पोजेबल टाइम बढ़ गया। अब हमारी सवा दिन की क्लास है जिसमें तकरीबन पौने 5 दिन पढ़ाई है, 1 दिन टेस्ट है। रिवीजन क्लासेस एंड पे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि उस वक्त टाइम ना हुआ तो हम उसको रिकॉर्डेड पे ले जाएंगे। पास पेपर डिस्कशन हमने रिकॉर्डिंग पे कर दी, और उस सब के बाद भी जिस टाइम पे पहले ख़त्म होता था उस टाइम पे नहीं ख़त्म हो रहा होगा, ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ख़त्म हो रहा होगा। वरना ये होता था कि FR1 चल रहा होता था और मैं 2-3 हफ्ते पहले क्लास फ्री कर देता था। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए तो चैलेंज तो बढ़ जाना चाहिए। वो चैलेंज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, आपको इस वक्त जो टाइम टेबल नज़र आ रहा है वो बढ़ा हुआ है। पहले तो सीलो बीलो में तो लोग मजाक ही समझ रहे होते थे। जी, इस तरह की बातें हम स्क्रीन पे कर लेते हैं जो सवालों के लिए है, क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, यहाँ मैंने अपनी तस्वीर लगानी थी, मैंने ढूंढी, मुझे अपनी तस्वीर मिली नहीं, फिर मुझे एक ब्रोशर पे मिल गई, मैंने वो उठा के लगा दिया। मैंने कहा चलो मशहूरी की मशहूरी, और जो है वो कपड़े भी यही वाले। ठीक है जी। तो कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? जी सर, मैं हमारे वही जो रीसेंट सेशन वाले जो बी लॉ की स्टूडेंट थी फ़िज़ा बतूल और सी लॉ का मुजम्मल रज़ा,
और मुज़फ़्फ़र रज़ा तबानी यही भाई साहब ने सीलो में भी मेरिट ली और ओवरऑल परफॉर्मेंस पे गोल्ड मेडल भी ले लिया। तो चूँकि बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं आया था मेरिट, हमारे सब्जेक्ट में आया था, तो फिर हमने काउंट किया कि ये गोल्ड मेडल भी फिर हमारे ही सब्जेक्ट में मेरिट की वजह से आया होगा। तो इसलिए फिर 9 अचीवमेंट्स होती हैं टोटल पाकिस्तान में। एक गोल्ड मेडल होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस का, और 8 सब्जेक्ट्स पे टॉप 6 में मेरिट सर्टिफिकेट होते हैं और 2 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल होता है। रिपोर्टिंग, सीपीआर और ऑडिट, इन 2 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल आते हैं, बाकी 6 सब्जेक्ट्स में मेरिट सर्टिफिकेट आते हैं और एक ओवरऑल गोल्ड मेडल होता है। तो ये 9 अचीवमेंट्स होती हैं, जिनमें से 3 अचीवमेंट्स तो अल्लाह का शुक्र है मेरे स्टूडेंट्स की थी, 9 में से। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का है। मैं वैसे ही पढ़ा रहा था, वैसे ही पढ़ाता था और वैसे ही पढ़ा रहा हूँगा इंशाल्लाह। आप इन सितारों में तब आएँगे जब आपने अपनी तरफ से एफर्ट कर दी। मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अब देखिए मैं तो कपड़े भी वही पहन के आ गया। ठीक, ये एक ईमेल है, ये बड़ा ज़रूरी है। थ्रू आउट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड होते हैं। आतिफ आब्दी नाम है। एफसीए जो है वो बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं, जिसको सीए करने के बाद आप आईकैप में पहले रजिस्टर होते हैं, वो आपको एसीए का स्टेटस देते हैं, फिर आपको कम से कम 10 साल गुजर जाएँ तो उसके बाद आपका स्टेटस एफसीए हो जाता है। जो लोग फर्म्स में होते हैं वो 5 साल में एफसी हो जाते हैं और अदर देन फर्म्स जो है लोग 10 साल में एफसी होते हैं। तो अगर किसी टीचर के साथ, किसी बंदे के साथ आपको एसीए लिखा नज़र आए तो इसका मतलब है वो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और किसी के साथ एफसीए लिखा नज़र आए तो इसका मतलब है कि नॉर्मल अजम्पशन ये है कि उसको कम से कम 10 साल से ऊपर टाइम हो चुका हुआ है सीए किए हुए। तो आतिफ आब्दी एफसीए नाम है और ईमेल भी यही है, आतिफ आब्दी fca@gmail.com। तो कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, सिर्फ हमारे सब्जेक्ट की नहीं, इवन ये कन्फ्यूजन कि मुझे सीए करना चाहिए या नहीं, एसीसी और सीए में क्या फ़र्क है, मुझे 4 पेपर लेने चाहिए, 3 पेपर लेने चाहिए। ज़्यादातर टीचर्स का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो क्लास में आते हैं, अपनी क्लास पढ़ाई और चले जाते हैं। मेरा थोड़ा-सा एक एडिशनल मेंटर रोल भी है। मैं ओवरऑल प्रोफेशन में ज़रा एक डिफरेंट तरीके से वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूँ। एसबीआई इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। नियर पियर जहाँ पे प्री एडिटेड वीडियोस मिलती हैं, वो भी हमारा वेंचर है। सीएमएडीजी जहाँ लाइव क्लासेस होती हैं, वो भी हमारा वेंचर है। test.canotes.net जहाँ ऑनलाइन टेस्टिंग होती है, वो भी हमारा वेंचर है। सीए फाइनल कंपेंडियम के 2-3 तरह के सेटअप हैं, वो फिर एसबीएम इस्लामाबाद के साथ इंटीग्रेशन है, कराची में 1-2 कॉलेज के साथ इंटीग्रेशन है। तो तकरीबन 5-6 अलग-अलग सेटअप्स हैं सीए में जिनको मैं लेके चल रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि मैंने लोगों को थोड़ा-सा आसानी देने की कोशिश करनी है। तो मेरी किताबों के नाम भी मेड ईज़ी होते हैं, एक वेंचर का नाम सीए मेड ईज़ी है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सिर्फ़ एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक मेंटर भी हूँ, और मैं कम से कम मतलब अगर आज एक अच्छे पॉइंट पे हूँ, तो आप में से सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को जब-जब भी कोई मसला आए तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि क्या चल रहा है। मैं उस हवाले से मुख़्तलिफ़ फ़र्म्स के साथ भी इन टच रहता हूँ, वहाँ पे क्या हैपनिंग चल रही है, उनको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, नए आने वाले बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम इंडक्शंस वगैरह के सेशन भी करते हैं कि फ़र्म में जाने से पहले क्या करना है। हम सीफैप की काउंसलिंग सेशन भी करते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब पे जाएँगे ना तो आपको जुम्मा बाज़ार नज़र आएगा, कभी स्टॉक एक्सचेंज का सेशन हो रहा है, कभी फ्रीलांसिंग के सेशन हो रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंट तरह के यहाँ पे सेशंस और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं कि आप लोग सीए के अलावा भी अपने मेंटल हेल्थ को लेके, अपने बाकी मामलात को लेके आपको साथ-साथ चीज़ें मिलती रहें। तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, इवन आप मायूस बहुत हुए हुए हैं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी इस तरह से है, आप इनफॉर्मली आप उर्दू में लिख के भेज दें, जिस मर्जी तरीके से आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल पे वॉइस भी अटैच हो सकता है, आप अपने मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड करके उसको शेयर करके वहाँ से भी आप मेल की तरफ जा सकते हैं। मेल का फ़ायदा ये होता है कि वो पब्लिकली सामने नहीं आता, वरना ये है कि व्हाट्सएप पे जब आप एक चीज़ वो करते हैं तो 4 और लोग भी देख रहे होते हैं। तो आप कभी भी कोई भी सवाल हो जो क्लास में नहीं पूछ सके तो आप मुझसे मेल पे भी पूछ सकते हैं। हाँ, उसके 1-2 घंटे बाद क्वेश्चन मार्क मत लगा दीजिएगा, यकीन करें मैं रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन हो सकता है मैं शायद क्लासों में हूँ, मैं रात में जब अपनी क्लासों से फ़ारिग होके सिस्टम पे जाऊँ तो फिर मैं उस वक़्त बैठ के सारी चीज़ें रिप्लाई कर दूँ। जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? सबसे अहम सवाल, सर लेक्चर ख़त्म हो गया है या नहीं? जी? हाँ, उन्होंने कहा मेस का टाइम ख़त्म होने वाला है। वो तो आप लोगों के वो मेस वग़ैरह भी तो उनके होते हैं। तो एक तो ज़रा उन्हें भी बता दें कि मेरा मार्जिन रखा करें ज़रा 15 मिनट का। मैं तो ये मेरा तो ख़्याल है कि क्लास के बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ के बाद मेस वाला जो है ना, ठीक है, तो उनको कहें कि थोड़ा-सा क्वेश्चन रखें। और ठीक है, बाकी मतलब ऐसा ना हो कि आपके खाने के बीच में तो मैं नहीं आ सकता, ये तो लंगर तो बुनियादी नीड है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला कल से हम चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट टैग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल आपको डे स्टार्ट पे हैंडआउट्स मिल जाएँगे इंशाल्लाह।